ये जो क्राइटेरिया 40% का है वो मेरी तरफ से समझिए एक तोहफा रहेगा आपके लिए। यानी कि ये 40% तो आपका आना ही आना है। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम फेल कर जाएंगे तो दिमाग से आप हटा दीजिए, क्या फेल करेंगे? मैं फेल होने ही नहीं दूंगा। क्यों फेल होंगे आप? 40% तो मैं आपको पहुंचाऊंगा। लेकिन आप मेरे बैच में केवल 40% के लिए नहीं ज्वाइन किए हैं, बात समझिए। आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। अब तो हम 90% एंड एबव वालों को कैश प्राइज भी देना स्टार्ट कर दिया है हमने। अभी अप्रैल वालों का रिजल्ट आएगा तो हम उनमें देंगे। तो कहने का मतलब है कि 40% तो मैंने आपको पहुंचा दिया। अब आपका जो टारगेट होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए, आपका टारगेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि सर 40% की क्षमता तो आप दे ही रहे हैं, 40% हम अपनी तरफ से कर लेते हैं, है ना? 40% अपनी तरफ से कर लेते हैं, यानी कि आपका 80% डन करना है। तो कहते हैं पढ़ के जाएंगे सब कुछ तो करके आएंगे कुछ कुछ, और पढ़ के जाएंगे कुछ कुछ तो करके आएंगे कुछ नहीं। ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इसको दो हिस्सों में हमने ब्रेक कर दिया। द फर्स्ट वी हैव द 40%, जहां आपको वीवीआई से हेल्प मिलता है, मतलब ये आपको आराम से आप ब्रेक करेंगे। हाँ, 92% भी आप लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे 92%। मैंने कहा था 90% के ऊपर वाले की कैश प्राइज है। अभी हम अगले स्टेप में आएंगे 90% कैसे ला सकते हैं। और दूसरा जो ये रहा, ये कैसे आएगा, ये वाला 40% मैं बताता हूं आपको। इस 40% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं उसको क्या करना है, वॉच, सारे लेक्चर को वॉच करना है। अभी डिम्पल ना अक्टूबर 2022 में उसने एग्जाम दिया, उसका केमिस्ट्री में 89 आया। तो हमने उससे पूछा कि आपका केमिस्ट्री में 89 आया, ऐसा क्या पढ़ा कि केमिस्ट्री में 89 आ गया? तो उसने कहा कि सर मैंने आपके लेक्चर्स को 3 से 4 बार देखा था। मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है कि आपने हमारे लेक्चर्स को 3 से 4 बार देखा। तो कहा 3 से 4 बार लेक्चर्स देखा, इतना देखा कि सारा याद हो गया, फॉर्मूला वगैरह सब याद हो गया, और जो था मैंने अपने हिसाब से सारा किया और हमारा 89 आ गया। और केमिस्ट्री में क्योंकि ज़्यादा ध्यान देता ज़्यादा आ गया। ठीक है, इस हिसाब किताब गया। तो लेक्चर्स आपको देखना है। साथ में यहाँ पर मैं आपको दूंगा शॉर्ट नोट्स। हालांकि वो नोट्स प्रॉपर ही होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक शॉर्ट नोट्स ही तरह समझिए। कुछ नोट्स बड़े बड़े भी होंगे, रिक्वायर्ड होगा तो नोट्स भी ऐसा लगेगा कुछ बोल रहा है जो मेरे हैंड रिटन होंगे। तो भाई नोट्स आपको हो गया, यहाँ पर याद करना है। साथ में यहाँ पर जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, वो मिलेगा आपको वर्कशीट। क्या मिलेगा? वर्कशीट मिलेगा यहाँ पर। तो ये वर्कशीट भी मैं कराऊंगा लाइव क्लास में, सवाल में ज्यादा करवाता हूँ। तो ये इतना जब आप करेंगे ना तो ये आपका 40% हो जाएगा। तो जैसा कि अभी अंशुल ने कहा कि भाई मुझे ना 92% लाना है सर, हम 80% से ज्यादा लाना चाहते हैं, और बिल्कुल ये टारगेट होना चाहिए कि हम ज्यादा लाना चाहते हैं। तो अगर आप ये दो स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर कर देते हैं तो अगले स्टेप में आप क्या रहेगा कि कैसे नेक्स्ट का 10 से 15% कैसे आप अचीव कर सकते हैं, इसको समझिए। तो भाई अगर आप 10 से 15% की बात करते हैं, 10 to 15% कैसे एक्स्ट्रा ला सकते हैं, तो ये जो प्रॉपर ये जो पूरा सेटअप है ये टोटली आपकी सेल्फ स्टडी पर है। यानी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिए जाते हैं आपके आईक्यू लेवल पे, जो दिए जाते हैं कि आपने पढ़ा है तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करके डीप नॉलेज के अकॉर्डिंग कैसे उसको आप सॉल्व करेंगे। तो 10 से 15% ऐसे सवाल होते हैं, यानी कि 40% इजी हो गया। कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ये समझिए 40% आपका इजी हो गया, बाकी 40% एवरेज हो गया, और बाकी का 10 से 15% जो आपको बच गया, जो आपका 20% में चला गया, ये जो होते हैं ये थोड़े से हार्ड होते हैं। हार्ड बोले तो वो लोग सोल्व करेंगे जो उनके लिए बिल्कुल नया होगा। तो ये देखिए कई विद्यार्थी जो होते हैं वो ऐसा होता है ना कि इसको क्रॉस कर लेते हैं, कई विद्यार्थी इसके साथ साथ इसको भी कर लेते हैं तो 80% ले आते हैं। और जो विद्यार्थी अभी से, यानी आप लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के पास प्रॉपर टाइम है, तो आप ये 10 से 15% का चक्रव्यूह भी तोड़ सकते हैं और आप 90+ के हकदार हो सकते हैं। तो देखिए ये पूरी की पूरी मैं प्लानिंग आपको बता रहा हूं कि कैसे एक 90% लाया जा सकता है। हर चीज का अपना एक सेटअप होता है, ऐसे ही नहीं है। मैं पिछले 3 साल से इसमें काम कर रहा हूं, आपके साथ हूं। तो मेरा ये कौन सा कितना बैच हो जाएगा, ये छठा बैच है, मेरा छठा लाइव बैच है। तो भाई 5 बैचेज मैंने कंप्लीट करवाए, तो मेरा भी कुछ तो एक्सपीरियंस है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ
कि ये पैटर्न के हिसाब से ऐसे ऐसे आपको ब्रेक करना है। आप जहां एडजस्ट खुद को करते कीजिए। अगर आपको अभी लगता है कि सर अभी हम 90% नहीं सोच पा रहे तो मत सोचिए, 80% के बारे में सोचिए। आपको लग रहा है सर हम 80 भी नहीं सोच पा रहे, फिलहाल हमें पास होना था, इतना तो सोचिए, 40% सोचिए। यकीन मानिए क्लास ज्वाइन करने के 10-15 दिन बाद आप खुद कहेंगे सर ये 40% भी मैं कर सकता हूँ, 80 हो गया। और जैसे जैसे सिलेबस पूरा होते जाएगा, 1-2 टेस्ट लूंगा, अच्छा नंबर आएगा, कहेंगे सर ये 10-15% भी ब्रेक कर देंगे। ये प्लस पॉइंट है ना आपके पास। आप ही एग्जाम से पहले 2 बार सिलेबस करवाएंगे। आप मुझे बताइए, सीबीएसई का सिलेबस 12 महीने का होता है, टीचर वहां तो 2 बार करवा ही नहीं पाता है। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना कि मैं आपको 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। और ये कोई हवाई बातें नहीं है कि मैंने बोल दिया और वो ऐसा नहीं। पिछले 5 बैचेज में मैंने ऐसा किया है। मैं जब बोल रहा हूं तो बोल रहा हूं। मेरा 3 महीने का एक कोर्स होता है। 3 महीने में जो है हम आपको एक कोर्स कंप्लीट कर देंगे। अगला 3 महीना बचेगा, उसमें क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, फिर से ज्वाइन कर लेना। भाई बार बार फीस थोड़ी देना है आपको। एक बार जो बेस प्राइस है उस पर आप आ गए, बाकी लाइव बैच का 150 के हिसाब से है अपना, तो अपना अपडेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, ये जो मैंने बताया ये केमिस्ट्री के लिए आपको एग्जाम्पल देके बताया। तो अब ये जो सिस्टम है ना, ये फिजिक्स पर भी लागू होता है। ऐसी बात नहीं खाली केमिस्ट्री पर लागू होता है, ये फिजिक्स पर भी लागू होता है। अब जरा मैथ वालों का भी बात कर लेते हैं। देखिए केमिस्ट्री में भी मैथ का यूज होगा थोड़ा सा, और फिजिक्स में भी होगा। गुड इवनिंग। तो अब यहां पर क्या होगा कि मैथ में ऐसा नहीं है केमिस्ट्री में बहुत हार्ड मैथ पूछ देगा, या ऐसा भी नहीं है कि फिजिक्स में जो है आपका बहुत हार्ड मैथ पूछ देगा। लेकिन जो बेसिक मैथ 10th क्लास तक का होता है, या हो सकता है फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह यूज हो, तो वो मैं वीडियो आपको दूंगा ना, वीडियो दूंगा आपको। इसके अलावा मैं आपको, आप कहेंगे सर मेरा बेसिक बिल्कुल कमजोर है, मुझे ना डेसिमल वगैरह भी सर नहीं आता है, वो फ्रैक्शन में भी फंस जाता हूं मैं, वो माइनस प्लस में भी फंस जाता हूं मैं। तो मैंने अपने हाथों से हैंड रिटेन ना एक बनाया है, जानते हैं क्या, एक प्रॉपर क्वेश्चंस का सेट बनाया है, जिसमें 1st क्लास से लेकर अप टू 8th क्लास तक मैंने पूरा क्वेश्चन सेट कर रखा है। अगर उसको आपने बना लिया, एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, उसको देख लिया, बेसिक मैथ का टेंशन खत्म, आगे आपको बढ़ना है। मतलब हर वो चीज मैं करके रख रखा है मैंने आपके लिए रेडीमेड, बस आपको आना है, यूज करना है, कुछ बनाना नहीं है। सड़क बना हुआ है, अलग से सड़क मत बनाओ, है ना, अलग से मत सोचो। मोबाइल रेडीमेड खरीदो, यूज करो, आप उसका इंजीनियर बनने की कोशिश मत करो, वरना दिक्कत हो जाएगा। हाँ, बायो का भी मैं बताता हूं। तो ये मैथ आपका उस तरीके का नहीं रहेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो आपका तो ये हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। बायो पर मैं आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। पता मैथ का सेटअप क्या है? मैथ कहता है कि आएगा तो पूरा, जाएगा तो पूरा। मैथ का ये हिसाब किताब होता है। मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस, और मैथ के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, प्रॉपर। मजाक नहीं चल रहा ये मैथ में, थ्योरी नहीं है। एक हफ्ता पहले लेंगे, रट के चले जाएंगे। क्या रटेंगे आप? एक एक सवाल जब मैं पढ़ाता हूं ना, तो कभी कभी एक सवाल को एक्सप्लेन करने में ही मुझे 15-20 मिनट लगता है। हालांकि सॉल्व करने में तो 5 मिनट में कर दूं, बट एक्सप्लेन करने में, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में मुझे टाइम लगता है। 1 घंटे में हार्डली 3 या 4 सवाल करवा पाता हूं। अब आप सोच के देखिए। और मैथ का सिलेबस कभी भी 3 महीने में मेरा पूरा नहीं होता। मैथ का सिलेबस जब भी जाता है तो बड़ा जाता है, लेकिन इस बार कोशिश रहेगी कि मैथ को टाइम से दे दिया जाए, टाइम से कर दिया जाए, है ना। तो देखिए मैथ में यदि आप इतना कहते हैं कि सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, हम प्रैक्टिस करने को तैयार हैं, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आप मैथ में आते हैं तो। देखिए मैथ क्या है बेसिकली। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आपको साइकिल चलाना आता है, आप कहेंगे हाँ जी सर मुझे साइकिल चलाना आता है। तो मैं आपसे पूछूंगा क्या साइकिल चलाना आपने एक बार में सीख लिया था क्या? नहीं, प्रैक्टिस किया था। अच्छा, जब आपको साइकिल चलाना नहीं आता था, जो डर आपके मन में था, क्या वही डर आज भी आपके साथ है? नहीं, आज तो आप बहुत अच्छे से चलाते हैं। जब आपको स्कूटी चलाना नहीं आता था, जो डर आपके मन में था, आज आप स्कूटी चलाते, क्या तब भी आपके मन में डर है? नहीं, मेरे मन में डर नहीं है। तो मैथ के साथ भी सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैथ कहता है कि बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ केवल समय बिताइए। आपको कुछ नहीं आता है, आप सोल्व करने जा रहे हैं, सर बार बार गलत हो जा रहा है, एक सवाल 3 बार गलत हो जा रहा है, होने दीजिए ना,
थोड़ा सा इंक खराब होगा, थोड़ा पेज खराब होगा। भाई किसी इलाके में आप जाइए और किसी लोकेशन पे आपको पहुंचना है, पर वहां ना पहुंच के आप भटक गए और दिन भर घूमते रह गए उसके इर्द गिर्द में, दिन भर ये गली वो गली, ये गली वो गली। अगले दिन आप पहुंचे, क्या लगता है आपको जो एक दिन आप भटके हैं वो यूजलेस है, वो बेकार है? नहीं भाई, अगर आपको डायरेक्ट उस लोकेशन में पहुंचा दिया जाता तो उसके इर्द गिर्द के लोकेशन के बारे में आपको पता ही नहीं होता। अब तो आपने दिन भर इतना घूम लिया है कि आपका एक क्या 4 रास्ता आपको मालूम है कि हाँ इधर से भी गेट है, इधर से भी गेट है, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, ये फलाना बैंक है, ये फलाना चीज है। तो इसी मैथ में होता है, मेरे साथ भी होता था, सवाल नहीं सोल्व होता था। कोई बात नहीं, एक बार ट्राई किया, अब दूसरी बार करेंगे, अब तीसरे तरीके से करेंगे। इतने तरीके से कीजिए कि कोई तरीका ही नहीं बचे जिसमें गलत होने की संभावना हो। जब आखिर में जब आप सही पे पहुंचे तो कहे अच्छा ये स्टेप हमसे गलत हो रहा था, ये चीजें हमसे मिस्टेक हो रही थी, यहां पर हम जा रहे थे। मतलब इतना आपने कर दिया कि अब अगली बार से पहले ही दिमाग में उतनी गलतियां आ जाएंगी जो गलती आपने रिपीट किया, क्योंकि वो उस सवाल के लिए गलत है लेकिन किसी दूसरे सवाल के लिए वो सही है। आप समझिए, आपने 3 गलत किया, उन तीनों में जो कैलकुलेशन तो सही है, ये 3 तरीके उस सवाल के लिए गलत है लेकिन ये 3 तरीके 3 अलग अलग सवालों के लिए सही है। यानी उन 3 तरह के सवाल भी हो गए आपके, मतलब गलत भी हो रहा है तब भी आप कुछ सीख रहे हैं। तो एक माइंडसेट से पढ़िए, थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहली बात, हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो भाई हमारा टारगेट हमें इतना % लाना है। दूसरा, हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा, हम सर की बातों को फॉलो करेंगे, एक टाइम टेबल के साथ काम करेंगे। इतना खाली कर दीजिए। वो कहते नहीं कि अपनी सीट बेल्ट पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप उड़ान भरने वाले हैं। तो मैं पायलट हूं, आप उड़ान भरने वाले हैं, आप आराम से। अब आप ये मत सोचिए कि प्लेन क्रैश कर गया तो, पायलट को चक्कर आ गया तो, या पता नहीं ऊपर कुछ हो गया तो 1% में तो कुछ भी होता है, 0.1% में। बट आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं कि हम फेल कर गए तो, कम नंबर आ गया तो, है ना? टेक ऑफ करना। अगर ये सब आप सोच के चलेंगे तो कैसे आपका दिमाग काम करेगा? आज इंट्रोडक्शन क्लास में आपके मन के अंदर एक सॉफ्टवेयर मैं आपको डालने वाला हूं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला हूं जो अगले 6 महीने तक काम करेगा। और उसको अगर आप सही वे में आप सफल हुए तो पूरी लाइफ आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलेगा, आपको खुद से ही मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन के लिए अलग से किसी की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं सुबह उठ नहीं पाता था, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं सुबह उठ नहीं पाता था। मेरे नींद 8 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे ऐसा उठ रहा था। फिर अभी कुछ दिनों से मैं सुबह उठ रहा हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ रहा हूँ तो किसी का वीडियो देख के सुबह उठा, मैं बहुत इंस्पायर्ड हो गया। अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो मैं 1 दिन ऐसा करूंगा, 2 दिन ऐसा करूंगा, मैं हमेशा ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मुझे नॉनवेज छोड़ना था, मैं किसी के मोटिवेशन में आकर नॉनवेज नहीं छोड़ा, सेल्फ मोटिवेट होकर छोड़ा। तो पढ़ाई भी सेल्फ गियर में चलता है। तो मैं कैसे सुबह उठ पा रहा हूँ? रिसेंटली हमारे परिवार में किन्हीं की डेथ हो गई और मैं बड़ा भावुक रहा। मैं गया और चिता जल रही थी, एजेड थी वो, सारे लोग चले गए, शमशान घाट पे मैं अकेला बैठा हुआ था और बड़े ध्यान से जो है उस चिता को देख रहा था। आग में जल रही थी और आंतें फट रही थी, अंदर का पूरा सब फट रहा था, सब आवाज कर रहा था। मैं देख रहा था और मैं मन में यही सोच रहा था कि यार कुछ भी कर लो, जलना तो सबको है, काला है गोरा है कुछ भी है, और आदमी अगर मर जाता है तो वैसे भी सो जाता है। तो मैं सो रहा था सुबह सुबह। अब मैं सुबह सो रहा, मतलब जब भी मुझे ऐसा होता है ना कि मुझे नींद आ रही होती तो मैं ऐसे आंख बंद करके सोचता हूँ कि यार आदमी जब मर जाता है तब भी तो सोया ही रहता है, वो सो ही जाएगा हमेशा के लिए, और रात में भी सोता है। तो यार भगवान ने जीवन दिया है, जागने के लिए दिया है ना, टाइम से तो इतना सो ही लिया हमने। अब उठो, काम करो, क्या सोते रहना? मरने के बाद भी तो सोना ही आदमी को। तुरंत उठ गया मैं, अब किसी के मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं आराम से उठ के अपना काम करता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ, सब करता हूँ। तो वैसे ही खुद को आपको मोटिवेट करना है तो अपने अंदर ढूंढिए। आपका इंस्पिरेशन आप ही हैं, कोई और नहीं है। हाँ, ये है कि तथ्य अलग अलग, सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए जुनून हो सकता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, किसी के लिए लाइफ में सब कुछ है लेकिन उसको कोई ऐसा रीजन ही नहीं मिल पा रहा है कि यार हम ये काम करें तो क्यों करें। और पर्पसलेस काम बिल्कुल अधूरा और बेकार होता है।
अगर आपका पर्पस नहीं, बस एनआईएस में फॉर्म भर दिए हैं, दे देंगे एग्जाम, पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितना परसेंट लाएंगे, जवाब ही नहीं है आपके पास। तो 2 घंटा पढ़ा तो भी बहुत बढ़िया, आधा घंटा पढ़ा तो भी बहुत बढ़िया, 4 घंटा पढ़ा तो भी बहुत बढ़िया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कोई सिस्टम ही नहीं है। लेकिन जब आप एक स्टेमिट बना लेते हैं कि नहीं, मुझे ना इतना कंप्लीट करना, इस तरीके से चलना, ये टारगेट है, तो ऑटोमेटिक एक टाइम टेबल सेट हो जाता है। तो ये तो आपका रहा कि कैसे आप अपने अंदर को एक सिस्टम में लाके डिसिप्लिन वे में जाएंगे। अब मैं आपको साइंटिफिक बात एक बताने वाला हूं, उसके बाद जो है हम सेशन को ऑफ करेंगे आप लोग से बातचीत करने के बाद। मैं हर बैच में ये चीज बताता हूँ, इनफैक्ट हर बैच में बताता हूँ, यहाँ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मेरे पुराने विद्यार्थी होंगे या जिन्होंने मुझे सुना होगा पहले, उनको लगेगा सर आप रिपीट कर रहे हैं, पर मैं कहता हूँ जितनी बार आप ये सुनेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शायद आपने इस पे वीडियो देखा होगा, या आपने किसी से इसके बारे में सुना होगा, या आप इस पे आपने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, आपको अच्छा भी लगा होगा, आप विश्वास भी करते होंगे, आप नहीं भी करते होंगे, पता नहीं क्या है, मुझे आपके बारे में नहीं पता है। लेकिन जो मुझे पता है वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल फंडा ये कहता है, अभी आप पढ़ेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में, फिजिक्स दोनों में। डी ब्रोगली इक्वेशन में कहते हैं कि डी ब्रोगली का कहना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास दोनों कैरेक्टर होता है, उसके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, और उसके पास जो है ना वेव कैरेक्टर भी होता है। ये किसका कहना है? डी ब्रोगली का कहना है। यानी अगर आप पार्टिकल हैं, अगर आपको एज ए पार्टिकल में एज्यूम करूं, तो आपके पास वेव कैरेक्टर भी है और आपके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है। अब आप कहेंगे वेव कैरेक्टर का मतलब सर जो हम हेलो हेलो बात करते हैं, या रेडिएशंस, या फिर जो टेलीविजन का सैटेलाइट होता है वो तो दिखता नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखता है, रेडिएशंस वगैरह, तो उसमें हम कैसे आते हैं? तो मरने के बाद ही आत्मा बन जाते हैं, वही वेव बन जाता होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, मरने के बाद पूरा वेव कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेव कैरेक्टर में तब आता जब स्पीड को बढ़ा दीजिए। एक सड़क पे एक गाड़ी को इतनी तेजी स्पीड में लाया जाए, इतनी तेजी स्पीड में लाया जाए कि आपकी आंखों से ओझल हो जाए, आपको दिखाई ना दे, तो वो पार्टिकल कैरेक्टर छोटा हो गया और वेव कैरेक्टर बहुत बड़ा हो गया। देखते हैं कुछ कुंभो कराटे करते हैं, इतना स्पीड चलते हैं कि आपके नजर के सामने पलक झपकते ही आपको पीट के वो निकल जाते हैं, और आप कहते हैं पता नहीं कौन था, भूत या प्रेत था, जबकि एक्चुअलिटी में था, लेकिन बहुत फास्ट काम हुआ है। तो ऐसा ही कुछ होता है, अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हमारा कोई डिवाइस बन जाए, कोई मशीन, गाड़ी, तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। वी कैन ट्रेवल द टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम मशीन, बट अभी तक कोई ऐसा बना नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, अब देखिए आप किसी के बारे में सोचते नहीं, थिंक, माइंड, ब्रेन हमारा सोचता है, तो 2 चीजें हैं, हम अच्छी चीजें भी सोच सकते हैं और हम बुरी चीजें भी सोच सकते हैं। वी हैव 2 चॉइसेस, और इस पे कंट्रोल नहीं है। एक दिन में, मैंने किताब पढ़ा था बड़ी सोच का बड़ा जादू, एक दिन में एक व्यक्ति के दिमाग में 60,000 विचार आते हैं, और हर विचार को आप जस्टिस नहीं कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है, वरना आदमी पागल हो जाएगा। तो कुछ इमोशंस भी होते हैं हमारे शरीर में, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हार्मोन्स वगैरह रिलीज होता है। और अच्छा, बायो का मैंने बताया नहीं आपको। अच्छा, बायो का बस थोड़ा सा बताता हूँ, कोई ज्यादा नहीं है, फिर मैं इस पे आता हूँ। बायो में बुक एक्सरसाइज करना है आपको, शॉर्ट नोट्स करना है, मेरे लेक्चर्स देखने हैं, बात खत्म, और कुछ वीवीआई दे दूंगा। बायो सबसे आसान है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा, ये डायग्राम है, बहुत आसानी से बायो कर लेंगे आप। बायो में टेंशन मत लीजिए आप, बहुत स्मूथली होगा बायो, और नंबर भी आएगा। मेन आपका हार्ड होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों में सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो गुड और बैड का क्या हिसाब किताब है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि देखिए, इसको इस चीज से मतलब नहीं है कि आप अच्छा सोच रहे हैं कि बुरा सोच रहे हैं। जैसे कि जैसे अब ये मेरे पास ये एक क्या है, ये मार्कर टाइप का पेन है मेरा, अगर मैं इसको तोड़ दूंगा तो ये मैं समझ रहा हूं ना कि अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मेरे लिए बुरी चीज है, फिर मुझे नया खरीदना पड़ेगा, तो मैं इसको नहीं तोड़ता हूं जी, मैं इसको रख देता हूं, है ना। या अगर मैं अपने चश्मे को ऐसे तोड़ूंगा तो भाई मुझे फिर से खरीदना पड़ेगा, ये मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा, ये बुरा है, मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ। लेकिन जाने अनजाने में कई बार जो आप नेगेटिव चीजें बोलते हैं, जो नेगेटिव चीजें सोचते हैं, तो वो तो एक अलादीन के चिराग की तरह है ना, जो कहता है हुकुम मेरे आका,
आप फ्रस्ट्रेट होकर या आप किसी वजह से ऐसा बोलते हैं कि यार मैं तो लगता है फेल ही हो जाऊंगा, तो कहेगा ठीक है। तो सिचुएशन ऐसे हो जाएंगे कि आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, आपको सब कुछ आएगा, पेपर भी बढ़िया जाएगा, लेकिन पेपर चेक करने वाला मास्टर जो है अपनी बीवी से झगड़ा करके आएगा, उस दिन नंबर ही आपको नहीं देगा। अब इसके जिम्मेदार किसको बोला जाए? उस टीचर को जिसने नंबर काट लिया, या आपको जिम्मेदार माना जाए क्योंकि आपने कई बार अपने मुंह से वो निगेटिविटी बोली, आपने कई बार उस चीज को सोचा और उसको एक सिस्टम में डाल दिया। जूसर मशीन में फ्रूट को डालेंगे ना आप, तो भाई एक सिस्टम होगा, चाय बनाना, दूध डालेंगे, चपाती डालेंगे, 5-10 मिनट छोड़िए, अपने आप चाय बन के तैयार हो जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं अपने कामों के लिए, बस हमें पता नहीं होता है। अब मैं अपना कुछ एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो जाने अनजाने मेरे साथ हुआ। जब मैं 12th में था तो जेई की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से बिहार में चलती है, पटना में रहते थे लॉज में, और खूब बढ़िया से जोरों शोरों से चलती थी। लेकिन उस टाइम पे फिजिक्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सही था, और मैथ का जो हिसाब किताब ऐसा था कि मैथ कभी भी मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है, तो मुझे कभी कोई परेशानी मैथ में नहीं होती उस तरीके से। लेकिन फिर भी मैथ में जो है इंटरेस्ट नहीं था उतना, क्योंकि मैथ के टीचर बड़े बोरिंग टाइप के थे, और आप कह सकते हैं कि उनके क्लास में ऐसा लगता नींद आती थी। एक बार तो मैं इतना अपनी दुनिया में खोया था कि मैं यस सर यस सर यस सर ऐसे कर रहा था, आगे ही बैठा था और सारे बच्चे मुझे देख रहे थे। तो सर ने कहा हेलो क्या हुआ तुम्हें? मैं कर रहा हूँ यस सर यस सर यस सर। मैं इस तरह की स्थिति में चला गया था। तो कहने का मतलब ये है कि मैथ का हिसाब किताब ऐसा था कि टाइम दिया नहीं, लास्ट का ना दिसंबर से ट्राई किया। फरवरी में पेपर था, दिसंबर जनवरी 2 महीने थे मेरे पास, हाँ 2 महीने टाइम थे। और एनसीईआरटी के पार्ट 1 पार्ट 2 दो एनसीईआरटी का बुक होता है 12th का, तो मुझे सोल्व करना था। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं खुद को सरेंडर कर देता, क्या 2 महीने में कहाँ से मैं कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा ना, 2 बुक, और साथ में फिजिक्स का भी पढ़ना था मुझे, केमिस्ट्री का भी पढ़ना था मुझे, इंग्लिश का भी पढ़ना था मुझे, हिंदी का भी पढ़ना था मुझे, और ओनली 2 मंथ्स। मैंने ये सोचा ही नहीं कि होगा क्या, बस मेरे माइंड में था यार जो भी हो नंबर तो 75% से ऊपर लाएंगे, 80% तक लाएंगे, नंबर बढ़िया लाएंगे, चाहे मैथ मेरा कैसा भी हो, नंबर बढ़िया लाएंगे, नंबर बढ़िया लाएंगे, नंबर बढ़िया लाएंगे। इतनी बार मैंने माइंड को दिया, नेगेटिव सोचा नहीं। उस दिन कुछ अच्छी चीजें मेरे साथ हुई। जैसे मैं एग्जाम देने के लिए गया, तो क्योंकि मैंने इतनी बार अच्छा बोला था कि वो अपने आप सिस्टम सेट होते चला जाता है, वो टाइम ग्रह नक्षत्र जो आपको बोलना ऑटोमेटिक सिस्टम सेट होते चला जाता है। तो उसमें एक डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट, जिसको हम बोलते हैं, एक फर्स्ट मेथड से होता है, अभी पढ़ाएंगे आपको हम मैथ में, आप पढ़ेंगे तो, और एक सेकंड मेथड से डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। उसने पूछ दिया था एग्जाम में फर्स्ट मेथड से, नहीं डेल्टा मेथड उसको कहते हैं। अब मैंने डेल्टा मेथड पढ़ा ही नहीं था, तो ऐसे एक 2-3 सवाल थे जिसकी वजह से मेरे नंबर और कम हो सकते थे। तो मेरे बेंच के अगले वाले बेंच और उसके अगले वाले बेंच, मतलब एक बेंच के बाद जो लड़का था, पता नहीं उससे मेरी कैसी कम्युनिकेशन, जबकि मेरे जस्ट बाद नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे बाद एक है, उसके बाद वो है, उससे बड़ी अच्छी बातचीत ऐसे ऑटोमेटिक हो गई। और जिस दिन मैथ का पेपर था उस दिन गजब हो गया कि ऐसा कोई करता नहीं है, उसने अपना पेपर पहले मुझे दिया और उसके बाद मेरा पेपर लिया, और वो 3-4 सवाल सोल्व कर दिए। आप सोचिए, 3-4 सवाल सोल्व कर दिया, बाकी मुझे तो आता ही था, ऐसे तो मैं जीरो तो था नहीं, तो सपोर्ट मिल गया मुझे। इसके अलावा जब मैं बैठा था तो जस्ट गेट के बगल में बैठा था, तो कई बार टीचर आए, मुझे बोल रहे और कोई मदद तो चाहिए तो मुझे बताओ, कोई हेल्प चाहिए तो बताओ। मैं कह रहा हूँ आज हो क्या रहा है, मतलब मैजिक हो रहा है, ये हो क्या रहा है। और मेरे मैथ में जो है ऐसे कुछ आए थे 76 या 78 ऐसे आया था 12th में, मेरे हिसाब से ठीक था वो, जो 2 महीने में तैयारी की थी। हालांकि 90+ भी लाया जा सकता था, पर उस हिसाब से मैंने तैयारी नहीं की तो नहीं आया था। बट आज आप सोचिए, अगर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई बोलता है किसी को नहीं मानते हैं, तो अब मैं उससे पूछूं कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को मानते हैं क्या, तो वो बोलेगा कि नहीं अपन लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानता है। तो भाई अगर आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानते तो एक काम कीजिए ना, छत पर से कूद के देखिए जरा, अगर आप गिर गए तो लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, और नहीं गिरे तो नहीं काम करता है। लेकिन सावधान, कमर में रस्सी बांध के ही कूदना, गिरोगे पक्का। आप मानो या ना मानो, चीजें होती है तो होती है।
ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं काफ़ी डिटेल नहीं जाऊँगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे मेरे साथ चीज़ें हुई है और इतनी सारी चीज़ें हुई है कि मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उतना दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक छोटा सा और आपको बताता हूँ। क्लास 10th की बात है मेरी। मुझे बिहार टॉप आने का शौक़ था और मैं हमेशा सोचता था कि मैं टॉप कर जाऊँ। मैं अपने हाई स्कूल में सेकंड टॉपर था। 4 या 5 नंबर से एक लड़का फर्स्ट टॉपर था। पर मज़े की बात है कि पूरा इलाके, पूरा उस शहर में पूरा ये फैल गया कि सूरज कुमार टॉपर है। आज भी समझते हैं कि उस समय का टॉपर मैं हूँ। किसने किया, कैसे किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फर्स्ट टॉपर मुझे बधाई देने आया था कि बधाई हो, तुम टॉपर थे। मैंने कहा नहीं भाई तुम हो। फिर तो उसका एटीट्यूड ही बदल गया। कह रहे नहीं भाई। तो कहने का मतलब जब आप किसी को सोचते खींचते ना वो चीज़ें होती है। तो अब आपको करना क्या, अपने माइंड को ना एक ऑर्डर देना है। माइंड को ऑर्डर देना है ना कि हमें ना, मतलब आप ये मत सोचो कैसे होगा, कैसे का जवाब ढूंढने के चक्कर में ना आपका माइंड इतना निगेटिव कमेंट देता है, इतने निगेटिव थॉट्स देता है ना कि आप उसी में उलझ जाते हो। आप कहते हो, आप अभी बोलो ना मैं 90% लाऊंगा मैथ में, आप ऐसे करके बोलिए तो आपका आगे का दिमाग कहेगा अच्छा 90% लाएगा, कैलकुलेशन है सही। याद है अभी एक सवाल बना रहा था, 1 घंटा में भी नहीं बना था, और पिछली बार तो और फेल हो गया था। तू मैथ में लाएगा 90% लाएगा। 6 महीना टाइम बचा है, लोग 1 साल पढ़ के नहीं लाते हैं, बड़ा 90% लाएगा। ऐसे ऐसे एक्सक्यूज देगा ना आपको, जो आपको वो सच में आपको बेवकूफ बना देगा। आपको ये बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, आपको यकीन दिला देगा कि हाँ आप कैसे 90% नहीं ला सकते हो। अब आप उसको बेवकूफ बनाओ। मतलब लाएंगे ना, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। अपना एक्सक्यूज अपने पास रखो, सर ने बोला हमें विश्वास है। देखते किसी को चीनी भी दे दीजिए, मत बताइए चीनी है, और बोलिए कि ऐसा दवाई है इससे आप खाओगे ना तो पर्टिकुलर वे में कुछ भी आपकी लंबाई बढ़ जाएगी या आप हेल्दी हो जाओगे। और कई बार चीनी देने पर काम कर जाता है।